A very good morning to my dear students। हमारे सभी साथी सहयोगियों और हमारे चैनल के सभी दर्शकगण का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। मैं नीतू गर्ग, लेक्चरर इन हिस्ट्री। आज हम करेंगे क्लास 11th के लेसन नंबर 4, इस्लाम का उदय और विस्तार, 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य। उसका भाग 2 करेंगे। जैसे कि कल हमने इस्लाम धर्म के से पहले जो अरब की स्थिति थी उसके बारे में जाना, पैगंबर मोहम्मद का जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में जाना। आज हम जानेंगे पैगंबर मोहम्मद के बाद के 4 खलीफा, उसके बाद उम्मयद वंश जिसकी स्थापना मुआविया ने की, फिर हम अब्बासी क्रांति की बात करेंगे और फिर हम अंत में बात करेंगे विभिन्न सल्तनतों का उदय। आपने लेसन को, इस वीडियो को कितने ध्यान से सुना और आप कितना सीख पाए, उसके लिए बिल्कुल छोटा सा एक टेस्ट जो आप खुद ही करेंगे और खुद ही पता लगाएंगे उनके सही आंसर। बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे खलीफाओं का शासन। जैसे कि 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हो जाता है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति जो है वैध रूप से इस्लाम का अगला जो है कोई खलीफा नियुक्त नहीं हुआ था। सॉरी, खलीफा नहीं, पैगंबर। तो अब ऐसे में क्या हो, तो सारी जिम्मेवारी जो है वो उम्मा के ऊपर आ जाती है। उम्मा क्या था? इस्लामिक संगठन था जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा स्थापित किया गया था। समुदाय का जो नेता है पैगंबर का प्रतिनिधि होगा, ऐसा फैसला लिया गया कि अल्लाह का प्रतिनिधि या अल्लाह का रसूल नहीं, मतलब पैगंबर नहीं बनेगा, बल्कि पैगंबर का प्रतिनिधि बनेगा जिसे खलीफा कहा जाएगा। और ऐसा क्यों किया गया? इसके 2 उद्देश्य थे। नंबर 1, कबीलों पर नियंत्रण रखना, क्योंकि पैगंबर साहब ने क्या किया था, बहुत सारे कबीलों को जोड़कर एक बड़े संगठन की स्थापना की थी, इस्लाम धर्म को एक विस्तृत रूप दिया था। लेकिन अब वो कबीले कहीं इस्लाम धर्म छोड़कर फिर से वापस न चले जाएं, तो उन पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक था कि कोई खलीफा हो। दूसरा, राज्य के लिए संसाधन जुटाना, क्योंकि राज्य में अगर संसाधन अधिक होंगे, धन अधिक, संपत्ति अधिक, तो ही जो है इस्लाम धर्म का और अधिक विस्तार किया जा सकता था। उसके बाद है 632 से लेकर 661 ईस्वी तक। इन सालों में पैगंबर मोहम्मद के 4 नजदीकियों ने खलीफा के पद पर शासन किया। वो कौन 4 खलीफा थे? सबसे पहले तो थे पैगंबर मोहम्मद के ससुर अबू बकर, जो कि आयशा के पिता भी थे, 632 ईस्वी से 634 ईस्वी। दूसरा खलीफा था उमर, 634 से 644। तीसरा उस्मान, 644 से लेकर 656 तक शासन किया है इन्होंने। और उसके बाद जो चौथा खलीफा है वो है अली। अली के समय में ही इस्लाम धर्म जो था वो 2 हिस्सों में बट गया था, शिया और सुन्नी। और इनका जो समय था वो 656 से लेकर 661 तक। उसके बाद अब हम खलीफाओं की बात करते हैं। सबसे पहले खलीफा कौन से थे? सबसे पहले खलीफा थे अबू बकर। इन्होंने, देखिए, इनके सामने चुनौतियों भरा रास्ता था। जैसे ही पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होती है, उसके बाद इनके सामने जो है वो बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय था। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे जो लोग विद्रोह में खड़े थे उनका दमन किया। उन्होंने खालिद इब्न अल वालिद को, मतलब इनका ही एक जर्नल, इनका एक सैनिक जनरल था, जिसका नेतृत्व सौंपा कि वो सभी विद्रोहों का दमन करे। और उसने 6 माह के अंदर सभी जो नकली खलीफा बने थे उन सब को सबक सिखा दिया, उनका अंत कर दिया। उसके बाद है अबू बकर ने मदीना को अपनी राजधानी बनाए रखा, क्योंकि पहले भी
जो है मदीना ही इस्लाम जगत की राजधानी थी, क्योंकि मक्का तो धार्मिक राजधानी थी। और 634 में जो है अबू बकर की मृत्यु हो गई, और अपनी मृत्यु से पहले लेकिन उन्होंने उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसके बाद है दूसरा खलीफा उमर 634 से 644। पश्चिम में बाइजेंटाइन और पूर्व में ससानी राज्य को हराया। पश्चिम में बाइजेंटाइन और पूर्व में ससानी राज्य को हराया। 637 से 642 के मध्य सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र पर भी विजय प्राप्त कर ली। कुशल प्रशासक थे, इन्होंने इस्लामी राज्य को 8 भागों में बांट दिया था, और जो उनका सूबेदार था उन राज्यों का, उन्हें अमीर या वली कहा गया। प्रत्येक राज्य जो था एक गवर्नर के अधीन था। जिले, इसके अलावा प्रांतों को आगे जिलों में भी बांट दिया गया, और जो जिलों का अध्यक्ष था वो आमिर कहलाया। इसके अलावा इन्होंने बैतुल माल की स्थापना की। बैतुल माल क्या होता है? बैतुल माल जो होता है राजकोष होता है, राजकोष जहां पर सारा धन रखा जाता है। अब उसके अलावा उन्होंने विभिन्न प्रकार के आय इकट्ठे करने के लिए कर लगाए, जैसे कि जकात। जकात क्या होता है? एक धार्मिक कर जो मुसलमानों से दिया जाता है, रेट 2.5% होता है। फिर जजिया, गैर मुसलमानों को संरक्षण देने के लिए उन पर जजिया कर लगाया गया। ठीक है, ऐसे लोग जो गैर इस्लामिक होते थे उन्हें धिमिस कहा जाता था। धिमिस का अर्थ क्या होता है? सुरक्षित लोग। उसके बाद ये धिमिस हो गए। उसके बाद धिमिस के बाद आ गया खराज। खराज कर जो था वो भूमि कर था, ये भी गैर मुसलमानों से लिया जाता था। फिर फे, फे क्या था? यह मुसलमानों से प्राप्त किया जाने वाला भूमि कर था। जो गैर मुसलमानों से, वो क्या था? खराज। याद रखना है, खराज और फे में क्या अंतर है? फे मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है, जबकि खराज गैर मुसलमानों से। जकात क्या है? मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है, जबकि जजिया क्या है? गैर मुसलमानों से। और जब गैर मुसलमान थे उन्हें क्या कहा जाता था? धिमिस। फिर है न्यायवादी शासक था, लेकिन जो उमर था वो जबरदस्त इस बात के लिए प्रसिद्ध था कि वो न्यायप्रिय न्यायवादी शासक थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र को भी मौत की सजा देने से संकोच नहीं किया। निसंदेह उनकी जो उपलब्धियां थी वो महान थी, परंतु 644 ईस्वी में नमाज पढ़ते वक्त उनकी हत्या कर दी गई थी। जितने अच्छे लोग भी होते हैं या जितने महान लोग होते हैं, उतने ही उनके दुश्मन बन जाते हैं। फिर तीसरा खलीफा है उस्मान। इन्हें उस्मान के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है 644 से 656, 12 वर्ष। उस्मान जो थे ये कुरैश कबीले से संबंधित थे, ये तीसरे खलीफे थे। इनकी नियुक्ति असल में 6 सदस्यों वाली समिति के द्वारा की गई थी। उस्मान भी अन्य खलीफाओं की तरह बहुत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी थे, लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने अपने प्रशासन में अपने ही आदमियों को, अधिकतर कुरैशों को भर लिया। तो इससे क्या होता है? अब अगर किसी साम्राज्य में जहां सबको बराबर की जगह मिलती हो, वहां एक शासक के आने से, एक खलीफा के आने से, यदि अपने ही धर्म के, अपने ही जात के लोग भर दिए जाते हैं, तो बाकी कबीलों में झगड़ा होने लगता है। इसके चलते ही फिर उस्मान की हत्या कर दी गई, और मदीना में भी विरोध जो था इनके खिलाफ बहुत अधिक हो गया था। लेकिन उस्मान ने इस्लामी राज्य के विस्तार की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया था, और कुरान को एक ग्रंथ के रूप में संग्रहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद है चौथा खलीफा अली, 656 से 661। ये अबू तालिब, याद है कौन है? अबू तालिब कौन है? ये अली के जो ये पैगंबर मोहम्मद थे उनके चाचा थे, जिन्होंने उनकी परवरिश की थी। और इसके अलावा ये जो थे फातिमी के पति भी थे। कूफा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कूफा को बनाया था, क्योंकि ये कुरैश कबीले के बानो हाशिम परिवार से संबंधित थे, और इन्होंने अपनी राजधानी
मदीना से बदलकर कूफा को बना दिया। इनके समय में ही सबसे जो अच्छी बात थी वो ये कि इन्होंने मक्का के अभिजात तंत्र का विरोध किया। अभिजात तंत्र जो होता है उच्च अधिकारी और अमीर लोगों का समूह होता है। लेकिन इनके समय में इस्लाम दो संप्रदाय में बट गया। जो अली के समर्थक थे वो शिया कहलाए और जो उनके विरोध में थे वो सुन्नी कहलाए। 656 में अली की एक आयशा के साथ, आयशा कौन है? पैगंबर साहब की पत्नी, उनके साथ ऊंटों की लड़ाई होती है जिसमें अली विजयी रहते हैं। फिर 657 में सिफिन जो उत्तरी मेसोपोटामिया में मुआविया के साथ है, वहां पर भी उनका युद्ध हुआ, लेकिन ये युद्ध संधि के साथ समाप्त हुआ। फिर सैनिक जो थे, अब इस युद्ध में क्योंकि संधि के साथ समाप्त हुआ तो खुद सैनिक जो पहले अली के सैनिक थे वही दो धड़ों में बट गए। जो दो धड़े में से इनके वफादार थे एक तो, और जो सैनिक इनके विरोध में खड़े हो गए वे खर्जी कहलाए। क्या कहलाए? खर्जी। और 661 ईस्वी में अली के कुफा की एक मस्जिद में ही, कुफा इनकी राजधानी है ना, वहां की एक मस्जिद में ही एक खर्जी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। खर्जी आप समझ सकते हैं ना, वे सैनिक समूह जो इनके खिलाफ थे। उसके बाद जो है, अब जब उनकी हत्या हो गई तो क्या उसका कोई खलीफा बना? नहीं। इनकी हत्या का जो सबसे बड़ा जो दोष था वो मुआविया पर गया, क्योंकि चौथे खलीफा अली की हत्या के बाद मुआविया ने 661 ईस्वी में ही खिलाफत का समापन कर दिया और उम्मयद वंश की नींव रखी। इस वंश के शासकों ने 750 ईस्वी तक शासन किया। जो पहले उम्मयद खलीफा थे, क्योंकि ये भी अपने आप को खलीफा कहते थे, मुआविया यानी कि मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी घोषित किया। बाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी रस्मों को अपनाया और वंशागत उत्तराधिकार की परंपरा को आरंभ किया कि मेरे बाद मेरा पुत्र ही जो है वो अगला खलीफा बनेगा। इस समय ना असल में जो उम्मयद वंश था वो धार्मिक ना होकर एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था। एक शासक की, एक सम्राट की पहचान के रूप में देखा जाने लगा था। धर्म और धार्मिक जो है शब्द वो पीछे हट गया था। इसके अलावा ये भी देखो जानने योग्य बातें हैं कि यह सीधा इस्लाम पर आधारित नहीं था। प्रशासन में बहुत सारे ईसाई सलाहकार भी थे, जरतुस्त लिपिक और अधिकारी भी थे, अलग अलग धर्मों के, ईसाई हो गए, जरतुस्त हो गए। इस्लाम, हालांकि इस्लाम जो है, इस्लाम धर्म वो उम्मयद वंश को वैधता प्रदान करता था। उम्मयद वंश के तो सबसे प्रसिद्ध शासक एक तो अब्द अल मलिक और एक वालिद थे। इन्होंने अरबी भाषा को और अरबी सिक्कों को अपनाया और इस्लामी सिक्कों को जारी किया। इस्लामी सिक्के जिन पर की अरबी भाषा लिखी होती थी। सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को दिरहम कहा गया। सोने के सिक्कों को क्या कहा गया? दिनार, और चांदी के दिरहम। फिर चित्र देखिए, जो ये चित्र है ये बहुत ही फेमस, बहुत प्रसिद्ध डोम ऑफ द रॉक का चित्र है। और ये जो इतनी बड़ी डोम ऑफ द रॉक है इसकी स्थापना जो है अब्द अल मलिक ने करवाई थी। इसके अलावा जो सिक्के जारी किए गए थे सोने चांदी के, दिनार और दिरहम, हालांकि वो आधारित तो बिल्कुल वैसे ही लगते थे जैसे यूनानी सिक्के थे। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनानी शासक हैं, इनके चित्र हैं, इनको तो हटा दिया गया। यहाँ पर एक जो है अब्द अल मलिक का चित्र लगा दिया गया। और जो साइड में हम इसकी लिखावट देख रहे हैं ये भी सारी अरबी है। फिर है उम्मीद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। अब इस सिक्कों पर जो है राजभाषा में जो लिखा जा रहा था वो अरबी थी। परंतु सुलेमान के बाद देखिए अब्द अल मलिक और वालिद दोनों अब बहुत ही योग्य शासक थे, उन्होंने बहुत विस्तार भी किया अपने शासन का। लेकिन सुलेमान शासक के बाद जितने भी शासक आए वे अयोग्य थे। अब्बासियों ने 750 में दवा नामक एक सुनियोजित, बड़े ही व्यवस्थित ढंग से, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से दवा आंदोलन चलाया और उम्मयद वंश को उखाड़ दिया।
कारण क्या थे कि उम्मद वंश जो है उसका पतन हो गया। नंबर 1, कुछ खलीफों को छोड़कर बाकियों ने प्रशासन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नंबर 2, वे गैर अरबी लोगों से बुरा बर्ताव करते थे। और शिया लोग जो थे वो भी जो है उम्मद वंश से नफरत करते थे, क्योंकि वे अली और उनके पुत्र हुसैन की मृत्यु का जिम्मेवार जो है उम्मद वंश को ही मानते थे। फिर है अब्बासी क्रांति। अब्बासी क्रांति के खलीफों ने 750 ईस्वी से लेकर 1258 ईस्वी तक शासन किया। उम्मद वंश में फैली अराजकता से अबू मुस्लिम ने 747 ईस्वी में दवा नामक आंदोलन चलाया और 750 में अबू अल अब्बास, नाम क्या है, अबू अल अब्बास ने कूफा में खलीफा होने की घोषणा कर दी। 750 ईस्वी में जब की लड़ाई में मारवान की पराजय हुई, मारवान वहां का आखिरी शासक है उम्मद वंश का, उसकी पराजय हुई और अब्बासी वंश की स्थापना हुई। अब्बासी पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे। एक तो अबू तालिब था, दूसरा ये अब्बास, ये भी कुरैश कबीले के ही हैं और वही मक्का से। अब्बासी जो थे पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई। जो अरब थे, अरबी भाषा थी, वो किसके समय में थी, उम्मद के वंश के समय में, लेकिन अब उसका प्रभाव घटने लगा और ईरानियों का महत्व बढ़ने लगा। अब्बासियों ने बगदाद को अपनी राजधानी घोषित किया, जबकि मुआविया उम्मद वंश की राजधानी कौन सी थी, दमिश्क। सेना और नौकरशाही का गठन गैर कबीलों के आधार पर किया गया। सेना और नौकरशाही जो है उसमें गैर कबीलाई लोग भी हो सकते थे। इन्होंने धार्मिक संस्थाओं को मजबूत किया और ये दावा किया कि इन्होंने पुनः जो है इस्लामी जगत की और खिलाफत की स्थापना की है। लेकिन बहुत जगह पर जब इन्होंने ये कहा कि ये धर्म के नाम पर और इस्लाम जगत के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, तब भी इन्हें राजतंत्र का पालन करने के लिए अनेकों बार मजबूर होना पड़ा। जो अब्बासी क्रांति के तहत अब्बासी राजवंश की बात चल रही है, उसमें हारून अल राशिद जो है ये सबसे प्रसिद्ध शासक थे। हारून अल राशिद अब्बासियों का सबसे महान शासक, 786 से 809 तक खलीफा के पद पर रहे। तलवार के बल पर इन्होंने आंतरिक विद्रोहों का दमन किया, लेकिन साथ साथ इन्होंने जो है शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विद्वानों को संरक्षण दिया और एक बड़ा ही फेमस ग्रंथ, एक बहुत महान पुस्तक जो है 1001 रातें, ये भी इन्हीं के काल में लिखी गई। इनके युग को प्रगति के रूप में देखते हो, क्योंकि प्रगति बहुत अधिक हुई थी इनके समय में, उसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। फिर है खिलाफत का विघटन और सल्तनत का उदय। 9वीं शताब्दी में अब्बास साम्राज्य कमजोर होता चला गया और अरब समर्थकों और ईरान समर्थकों को, कि हमने देखा ना कि जैसे ही ये सत्ता में आते हैं तो अरब समर्थकों का महत्व घटता है और ईरान का बढ़ता है, तो इनमें झगड़ा हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया शासक कमजोर होते चले गए और जो गुट थे वो ताकतवर। इसके साथ ही तीसरा गुट तुर्की गुलाम अधिकारियों का, वो भी इसमें शामिल हो गया। इसके चलते अब नए राजवंश सामने आने लगे जिन्हें सल्तनत कहा गया, और फिर से सुन्नी और शियाओं वंश के लोगों में जो है प्रतियोगिताएं बढ़ गई, फिर से नफरतें बढ़ने लगी। अब हम बात करेंगे खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। कौन कौन सी अलग अलग जो है सल्तनत अब्बासी राजवंश के बाद बननी शुरू हुई। सबसे पहली है ताहिरी। ताहिरी ने खुरासान में अपने राजवंश की स्थापना की, समानी, खुरासान और ट्रांसबियाना में। तुलूनी वंश मिस्र और सीरिया में। फिर है बुवाही बगदाद में। फातमी उत्तरी अफ्रीका में। उसके बाद है गजनवी गजनी में। सल्जुक वंश गजनवी के खंडरों पर, लेकिन वहीं पर। फिर उसके बाद है अब्बासी वंश, मध्य इराक और पश्चिमी ईरान के बीच सिमट कर छोटा सा रह गया। अब हम बात करेंगे ताहिरी वंश की। सबसे पहले इसकी स्थापना जो है ताहिर ने की,
इसकी स्थापना किसने की थी? ताहिर ने। ताहिर ने इसकी स्थापना 820 ईस्वी में की थी और कहाँ पर की थी? खुरासान में। उन्होंने निशापुर को अपनी राजधानी बनाया। और जो हम पीरियड ये जगह देख रहे हैं, ये सारी लोकेशन ताहिरी राजवंश की। फिर दूसरा राजवंश है स्मानी। ये खुरासान और ट्रांसपियाना के बीच में था। इसका संस्थापक जो था समन था। इसका ताहिर पहले वाले ताहिरी का और समानी का समन। 874 से लेकर 999 तक इन्होंने शासन किया और विद्या और कला के लिए बुखारा और समरकंद दो बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र बने। और जो समानी है, इनको हम अगर नक्शे में देखें तो यहाँ पर समानी राजवंश आप देख सकते हैं। उसके बाद है तलूनी वंश। मिस्र और सीरिया के मध्य जो एरिया है वो तलूनी राजवंश पड़ता है। और आप इसे मैप में देखिए, ये तलूनी है। अहमद इब्न तुलून ने इसकी स्थापना की थी, इसके संस्थापक थे। और उन्हें खलीफा अल मामून ने ही मिस्र का गवर्नर नियुक्त किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 768 ईस्वी में उन्होंने कताई को अपनी राजधानी घोषित किया, लेकिन लोक भलाई के उन्होंने भी बहुत सारे कार्य किए। उनके समय में जो प्रजा थी वो बहुत खुशहाल थी और 884 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने 905 तक शासन किया। फिर है बुवाही वंश। बुवाही वंश आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कलर में। मोइज-उद-दौला ने 932 ईस्वी में ईरान के डेलाम क्षेत्र में जो है बुवाही राजवंश की स्थापना की और इन्होंने अपनी राजधानी जो था शिराज को बनाया। निष्पक्ष न्याय के लिए जो थे वो ये पूरा राजवंश और खास तौर पर मोइज-उद-दौला थे, वो जाने जाते थे। इन्होंने भी बहुत सारे लोक भलाई के कार्य किए। ये महान दानी भी थे। प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह, शहंशाह का अर्थ होता है राजाओं का राजा, वो भी जो है मोइज-उद-दौला ने धारण की। फिर उसके बाद है फातमी वंश। यह उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है और आप देख सकते हैं यहाँ सारा जो एरिया है लगभग ये फातमी वंश का है। और 909 ईस्वी में अल मेहदी ने इसकी स्थापना की थी। और फातमी वंश जो है ये शिया संप्रदाय से संबंधित था और पहले इन्होंने अपनी राजधानी मेहदिया को बनाया और अल मुइज यहाँ के सबसे प्रसिद्ध जो थे शासक थे। और फिर इन्होंने अपनी राजधानी काहिरा को 973 ईस्वी में काहिरा जो है उसे अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने केवल अपने राज्य को विस्तार ही नहीं किया बल्कि अच्छी तरह से संगठित भी किया। और अल मुइज के उत्तराधिकारियों ने 1173 तक यहाँ पर शासन किया। फिर उसके बाद है गजनवी वंश। आप मैप में देख सकते हैं जो ये पिंक कलर में है ये गजनवी वंश गजनी नामक स्थान पर ही है। और इन्होंने गजनवी वंश की स्थापना की। कब की? 962 ईस्वी में। और किसने की थी? अल्पतगीर ने। लेकिन जो इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था वो असली हम कह सकते कि असली संस्थापक वो सुब्कतगीन था। सबसे महान शासक लेकिन जो थे वो महमूद गजनवी थे। वास्तविक संस्थापक सुब्कतगीन था लेकिन जिसने स्थापना की थी वो अल्पतगीन थी। और इन्होंने 998 से लेकर 1030 तक शासन किया। और महमूद गजनवी बहुत महान था और आप इसका नाम पहले भी सुन चुके हैं। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत पर जो है हमले किए थे 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार और बहुत लूटमार करके। और उसके बाद पंजाब को भी गजनी राजवंश में या गजनी वंश इसमें गजनी राज्य में मिला लिया था। उसके बाद है सल्जुक वंश।
गजनवी के खंडरों पर बनाया गया था ये, वही सारी जगह इसने घेर के रखी हुई थी। ये सारा जो है सल्जुक सल्तनत ही है। तुगरिल बेग और छगरिल बेग ने 1037 में इसकी स्थापना की थी। खुरासान को जीतकर निशापुर को अपनी राजधानी घोषित किया था और 1055 में बगदाद जीत लिया। और इन्होंने, यही वो शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि को धारण किया, इन्होंने सुल्तान की उपाधि भी ली। अब है बचा कुचा अब्बासी वंश, क्योंकि वो कमजोर हुआ था तभी सल्तनत बनी थी। तो इतना बड़ा साम्राज्य जो था वो सिमट कर इराक और ईरान के मध्य आ जाता है। अब देखिए, अगर हम इराक और ईरान की बात करें तो ये है जो कहीं यहाँ इस सारे हिस्से में था, वो सिर्फ अब इसमें आकर सिमट जाता है। और 1258 ईस्वी में मंगोल शासक हलाकू खान, ये कौन है हलाकू खान? हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। एक यायावर साम्राज्य था जिसका सबसे बड़ा नेता जो था वो कौन थे? वो चंगेज खान था। उसके पोते हलाकू खान ने 1258 ईस्वी में अब्बासी वंश के आखिरी खलीफा को भी खत्म कर दिया और इसके साथ ही अब्बासी वंश का अंत हो गया। अब बहुत सोचने की बात है कि ऐसा जो इतना महान साम्राज्य के साथ अब्बासी वंश आगे बढ़ रहा था वो खत्म कैसे हो गया? तो उसके पीछे भी अनेक कारण होते हैं और जो सबसे बड़ा कारण इतिहास के अंदर हम किसी भी वंश के खात्मे का देखते हैं वो है जो नेक्स्ट आने वाले उत्तराधिकारी होते हैं वो अयोग्य और निकम्मे निकलते हैं। अगर वे साम्राज्य को नहीं संभाल पाते हैं तभी साम्राज्य खत्म होता है। दूसरा, 9वीं शताब्दी के आते आते बगदाद पर इनका नियंत्रण कम हो गया था और अब्बासी खलीफों ने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अरबों और गैर अरबों के बीच चलने वाले झगड़ों ने भी इस साम्राज्य को खोखला बना दिया था। आज हम यहीं तक करेंगे, बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर और आपसे छोटे छोटे 5 प्रश्न पूछेंगे और उत्तर दीजिएगा। प्रथम खलीफा का नाम और शासनकाल बताएं। अगर आपको आता है तो आप कॉपी पे नोट करके अपने टीचर से चेक करवाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है उम्मेद वंश का संस्थापक कौन था? तीसरा, ऊंटों की लड़ाई कब और किनके मध्य हुई? चौथा क्वेश्चन है अब्बासी क्रांति की शुरुआत कब हुई? और 5वां क्वेश्चन है गजनी वंश के संस्थापक का नाम क्या था? ठीक है, इसके साथ ही आज का हमारा जो वीडियो है यही समाप्त होता है। फिर अगले भाग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।